Hello friends, welcome you all into Jhar Academy. Uh, Today the topic that we are going to do is nationalism in Europe. Already the one part is we have discussed in the live session. So this is the second part. First part में nationalism in Europe class 10th का जो हमारा NCERT का टॉपिक है इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं. So आप उसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हो. If you want to relate the second part, so then that will be easy for you to understand the topic. And if you are having any doubts, so you can comment me in the comment box so that I'll know that what are your queries. And one more thing is that if you want SST coaching or history tuition, so then you can contact with me. So today we will start the age of revolution. So 1830 to 1848 का जो टाइम था हमारे पास यूरोप में, दैट वाज द टाइम ऑफ एज ऑफ रेवोल्यूशन. एज कंजर्वेटिव रिजम एक्सपेंड देयर पावर, द आइडियाज ऑफ लिबरलिज्म नेशनलिज्म स्प्रेड इन यूरोप सच एज इटालियन एंड द जर्मन स्टेट्स. ओके, अब कंजर्वेटिव रिजम के बारे में ऑलरेडी हम फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. लिबरलिज्म के बारे में, नेशनलिज्म के बारे में. कंजर्वेटिव रिजम जो पुराना सिस्टम स्टार्ट हो चुका था. लिबरलिज्म हमारे पास जो सोसाइटी में इक्वलिटी, फ्रैक्टन इक्वलिटी चाहते थे, बट वो सोसाइटी में इक्वलिटी पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली तीनों तरह से चाहते थे. ठीक है, तो यूरोप में धीरे धीरे जो है लिबरलिज्म, नेशनलिज्म की वजह से काफ़ी जो आइडियाज़ हैं वो स्प्रेड होने स्टार्ट हुए इटालियन एंड जर्मन स्टेट्स में. दीज रेवोल्यूशनरीज वर लेड बाय द एजुकेटेड पीपल, एजुकेटेड मिडिल क्लास मेंबर्स ऑफ कमर्शियल मिडिल क्लास. अब इनमें जो मेंबर्स थे वो कौन थे? वो एजुकेटेड मिडिल क्लास के मेंबर्स थे, कमर्शियल मिडिल क्लास के मेंबर्स थे. अब सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास फ्रांस में अपहीवल है. अपहीवल मीन्स रिवोल्ट और रेबलियन. ओके, सो कंजर्वेटिविज्म वाज ओवरथ्रोन बाय द लिबरल रेवोल्यूशनरीज. जैसे कि हमने फ्रांस की हिस्ट्री में लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि फ्रांस में आफ्टर द नेपोलियन डिक्टेटरशिप के बाद क्या स्टार्ट हुआ, वहाँ पर फिर से मोनार्की सिस्टम, कंजर्वेटिज्म सिस्टम स्टार्ट हुआ. अब फ्रांस में फिर से चेंज आया. फ्रांस में चेंज कहाँ से आया? फ्रांस में जो सिस्टम 1815 में स्टार्ट हुआ था, तो 1815 टू 1830 तक जो है वो सिस्टम प्रिवेलिंग रहा, पर 1830 में देयर वाज अ चेंज. ठीक है, तो जुलाई 1830 में एक चेंज आया. लुईस फिलिप जो है उस टाइम के ऊपर क्या बने? कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क बने. क्यों? क्योंकि वहाँ के जो कंजर्वेटिव रीजन है उसको ओवरथ्रोन कर दिया गया लिबरल रेवोल्यूशनरीज. बिकॉज फ्रांस के हालात फिर वैसे ही बन गए जैसे कि फर्स्ट रेवोल्यूशन के टाइम के ऊपर थे. इसीलिए जो लिबरल नेशनल्स थे या रेवोल्यूशनरी थे, उन्होंने मोनार्की रूल को ख़त्म कर दिया और वहाँ पर जो लुईस फिलिप रूल कर रहे थे उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क में उन्होंने चेंज कर दिया. अब देखिए हिस्ट्री दोबारा से रिपीट हुई. हिस्ट्री में जैसे हमारे पास पहले फ्रांस में मोनार्की थी, देन आफ्टर दैट वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आई, देन रिपब्लिक आया, तो सेम हिस्ट्री यहाँ पर भी रिपीटेड हुई. जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क अपराइजिंग इन द ब्रसल्स आल्सो. अब देखो जुलाई में यहाँ पे फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुआ उसका असर ब्रसल्स में, बेल्जियम में भी देखने को मिला. ठीक है, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो बेल्जियम में एक रेबलियन स्टार्ट हुआ एंड लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूके ऑफ नीदरलैंड. ठीक है, नीदरलैंड से अपने आप को इन्होंने अलग कर लिया. जैसे हमने वियना कांग्रेस में पढ़ा था कि बेल्जियम वॉज मर्ज विद नीदरलैंड, तो यहाँ पे इन्होंने इस रेवोल्यूशन से इंस्पायर होकर अपने आप को अलग कर लिया. अब देखिए जुलाई जो फ्रांस है उसमें हमेशा ही जो वर्क रहा है, मतलब उसके जो भी काम हुए हैं उनसे लोग इंस्पायर हुए हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इसी वजह से जब जुलाई में यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क बना तो उसकी वजह से बेल्जियम में भी रेवोल्यूशन आया. ठीक है, तो मैकेनिक जो कि ऑस्ट्रिया के चांसलर थे उन्होंने कहा था व्हेन फ्रांस नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, कि जब फ्रांस चीखता है तो उसकी वजह से पूरे यूरोप में कोल्ड हो जाता है. इसको कहने का मतलब है कि फ्रांस जो है वो क्या कर रहा है, फ्रांस की कुछ भी एक्टिविटी होती है उसका असर यूरोप पे होता है. ठीक है, तो जैसे थोड़ा सा छींकने से किसी और को जुकाम हो जाता है, तो इसीलिए फ्रांस में कुछ भी एक्टिविटी होती है उसका असर दूसरे देशों के ऊपर पड़ता है. तो क्या असर पड़ा दूसरे देशों के ऊपर? तो एक हम ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में बात करेंगे.
अब ग्रीस जो है इट वॉज अ पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर सिंस 15th सेंचुरी, ठीक है। ऑटोमन एम्पायर मतलब मुस्लिम एम्पायर का ग्रीस एक पार्ट था 15th सेंचुरी से। अब यहाँ पे जो नेशनलिज्म था वो धीरे धीरे स्प्रेड हुआ। आइडिया ऑफ नेशन जो है वो ग्रीस में भी स्प्रेड हुआ कि उनका देश भी फ्री होना चाहिए, ऑटोमन एम्पायर से जो मुस्लिम एम्पायर है उसे अलग होना चाहिए। सो ग्रीक नेशनलिज्म जो है इमर्ज हुआ 1821 में, 1821 में ग्रीक जो नेशनलिज्म है ये जब इमर्ज हुआ तो नेशनलिस्ट गॉट सपोर्ट फ्रॉम द ग्रीक्स लिव्ड इन एग्जाइल। अब यहाँ पर जो ग्रीस के लोग थे इनको सपोर्ट करने वाले कौन थे? सपोर्ट करने वाले थे वो सारे लोग जो ग्रीस के लोग जिनको कभी देश से बाहर निकाल दिया गया था, एग्जाइल में भेज दिया गया था, वो सारे लोगों ने ग्रीक नेशनलिज्म का सपोर्ट किया। सो ग्रीस वॉज नोन एज द क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। ऐसा माना जाता है कि यूरोप की जो सिविलाइजेशन है वो स्टार्टेड इन ग्रीस। सो दैट्स वाई ग्रीस जो है एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, तो ग्रीस के कल्चर को बचा के रखना ये भी यूरोप की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। सो इंग्लिश पोइट, अब जब यहाँ पे नेशनलिज्म इमर्ज हुआ तो सबने पार्टिसिपेशन की। इंग्लिश पोइट जो लॉर्ड बायरन थे इन्होंने फंड्स ऑर्गेनाइज किए बैटल के लिए, और वॉर जो ऑटोमन टर्की के साथ ग्रीस की चल रही थी उसमें इन्होंने पार्टिसिपेशन भी की। अब पार्टिसिपेशन करते करते इनको ये फीवर से सफ़र हुए तो 1824 में he died with the fever, and the struggle continues, and in 1832 with the treaty of Constantinople Greece became an independent nation, and जो ऑटोमन एम्पायर का रूल था उसको ख़त्म कर दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, ठीक है। अब यहाँ पे रोमांटिक इमेजिनेशन का नेशनलिज्म से क्या लेना देना है, तो एक सिंपल सी बात आपको मैं समझाती हूँ। नेशनलिज्म इंडिया में भी इसको पढ़ेंगे। देशभक्ति, देश प्यार, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक वो आपके अंदर नहीं जागेगा तब तक आप देश के लिए कोई भी स्टेप नहीं उठा सकते हो, ठीक है। हमारे देश में ये हुआ कि जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने हमारे अंदर देशभक्ति पैदा करने की कोशिश की। देखो आपको पता है कि भगत सिंह उन्होंने अपने जो है जान दी, अपने आप को फांसी पे जो है वो चढ़ाया, तो किस लिए कि हम लोग इंस्पायर हो सके, ठीक है। जबकि उनका जो क्राइम है वो इतना बड़ा नहीं था, बट फिर भी उन्होंने जानबूझ के जो है ये काम किया सो दैट जो लोग हैं वो इंस्पायर हो। सो रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। किस लिए इम्पॉर्टेंट है? इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि लोग इंस्पायर होंगे, लोगों के अंदर फीलिंग आएगी देश के लिए, वननेस के लिए, और आगे देश की जो भी नेशनल स्ट्रगल है उसको बढ़ाया जा सकता है। सो रोमांटिक इमेजिनेशन की अगर हम बात करें तो कल्चर, आर्ट, स्टोरीज, म्यूज़िक, ये सब हेल्प करते हैं नेशनल फीलिंग्स को बढ़ाने के लिए। सो यहाँ पे हम रोमांटिज्म की सबसे पहले बात कर रहे हैं। रोमांटिज्म मीन्स अ कल्चर मूवमेंट दैट डेवलप्ड अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ नेशनल सेंटिमेंट, ठीक है। अब एक ऐसी कल्चर मूवमेंट थी ये हमारे पास जो कि नेशनल सेंटिमेंट जिसने लोगों के अंदर पैदा किया। रोमांटिक आर्टिस्ट जो थे एंड पोइट थे, इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया किसको? ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीज़न एंड साइंस को। अब ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीज़न एंड साइंस को मतलब जो साइंस तरक्की कर रही है उसकी ग्लोरिफिकेशन को, यानी उनकी जो तरक्की है, जो उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी, उसको इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। क्यों किया? उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो रहा था कि जो कंट्रीज़ हैं उनको ऑक्यूपाई किया जा रहा था। सो दैट्स वाई उन्होंने इस चीज़ का अपोज किया। दे ट्राई टू क्रिएट ए सेंस ऑफ शेयर कलेक्टिव हेरिटेज। उन्होंने शेयर कलेक्टिव हेरिटेज की लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहें और एक कलेक्टिव हेरिटेज को पेश करें जो कि बेस बने एक नेशन का। जॉन गॉडफ्राइड एक जर्मन फिलोसोफर थे दैट क्लेम्ड थ्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड अमंग कॉमन पीपल, दासवो, ठीक है। तो जॉन गॉडफ्राइड उनका ये मानना था, जर्मन फिलोसोफर थे, उन्होंने क्लेम किया था कि जर्मन कल्चर इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना जो है इसकी वैल्यू है कि ये कॉमन लोगों को, यानी कि जो भी आम जनता है, इन सबको यूनाइट कर सकते हैं। एंड इन जर्मन लैंग्वेज इट इज़ नोन एज दासवो, ओके।
सो ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन पॉपुलराइज्ड। ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन का मतलब क्या, आप देश के जो है आप देश के लिए तरक्की की जो है वो बात करेंगे, आप उनके लिए देश के लिए आपके अंदर क्या प्यार है, इसको उन्होंने पॉपुलराइज किया। वॉकीज जिसे जर्मन लैंग्वेज में कहा जाता है, बाय द सॉन्ग्स पॉवर्टी एंड द डांसेस। अब इसमें म्यूज़िक और लैंग्वेज का क्या रोल था। म्यूज़िक एंड लैंग्वेज वॉज नॉट जस्ट यूज टू रिकवर एंशियंट नेशनल स्पिरिट बट आल्सो यूज टू स्प्रेड नेशनल फीलिंग टू लार्ज ऑडियंस। म्यूज़िक और लैंग्वेज यानी कि जो संगीत है और जो भाषा है, ना सिर्फ उसने क्या किया एंशियंट नेशनल स्पिरिट को, यानी कि जो पुरानी नेशनल जो स्पिरिट थी या नेशनल चीज़ या एंशियंट चीज़ें थी, उनको स्प्रेड करने में मदद की, बल्कि नेशनल फीलिंग लार्ज ऑडियंस तक अपनी बातों को भी उन्होंने पहुंचाया। सो यहाँ पे हम बात करते हैं पोलैंड की। यहाँ आपके पास एनसीईआरटी में एग्जांपल दी हुई है। तो यहाँ पे पोलैंड में म्यूज़िक ने क्या रोल प्ले किया। तो पोलैंड की अगर म्यूज़िक की बात करें तो इट वाज डिवाइडेड बाय यूरोपियन पावर्स। पोलैंड को डिवाइड कर दिया गया था यूरोपियन पावर्स के द्वारा, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया के द्वारा। जब वियना कांग्रेस हुई थी तो पोलैंड का जो पार्ट है वो रशिया को दे दिया गया था। नेशनल फीलिंग वॉज केप्ट अलाइव थ्रू म्यूज़िक एंड लैंग्वेज। फिर भी पोलैंड के ऊपर चाहे रशिया का रूल था, बट फिर भी क्या किया गया कि जो नेशनल फीलिंग है, जो देशभक्ति है, उसको जागृत रखा गया वहाँ पर म्यूज़िक एंड लैंग्वेज के ज़रिए। अब देखिए जैसे हमारा भी जब देश का फ्रीडम स्ट्रगल चला तो उस टाइम के ऊपर वंदे मातरम, ठीक है, हमारा जो नेशनल एंथम है, ये लोगों को क्या करता था, लोगों को इंस्पायर करता था, लोगों को और ज़्यादा जोश भरता था। तो इसी तरीके से पोलैंड में भी नेशनल फीलिंग को और बढ़ाया गया म्यूज़िक एंड लैंग्वेज से। करोल कुरपिंस्की, ठीक है, ये हमारे पास पोलैंड के काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन हुए हैं। तो सेलिब्रेटेड नेशनल फीलिंग थ्रू द ओपेरा एंड म्यूज़िक। उन्होंने थिएटर, ओपेरा थिएटर एंड म्यूज़िक के ज़रिए नेशनल फीलिंग को लोगों तक स्प्रेड किया। ही टर्न्ड फोक डांस, पोलोनेज एंड मजूरिका इनटू नेशनल सिंबल्स। उन्होंने पोलोनेज और मजूरिका जो नेशनल जो फोक डांसेस थे उनको नेशनल सिंबल्स के रूप में पेश किया। ठीक है, तो मतलब जो पुराने डांस फॉर्म्स थे उनको नए तरीके से उन्होंने पैट्रियोटिक वे में पेश किया। अब लैंग्वेज का क्या रोल था हमारे पास, डेवलप द नेशनल सेंटिमेंट्स। ठीक है, इसने भी नेशनल सेंटिमेंट्स लोगों के अंदर भावनाएं पैदा की। व्हेन रशिया ऑक्यूपाइड पोलैंड इट इम्पोज रशियन लैंग्वेज ऑन द पोलैंड। ठीक है, जब रशिया ने पोलैंड को ऑक्यूपाई किया तो उस टाइम के ऊपर रशियन लैंग्वेज जो है पोलैंड के लोगों के ऊपर इम्पोज की गई। 1831 में आर्म्ड रेबलियन भी हुआ इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, बट विच वॉज क्रश्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ने क्रश कर दिया यानी कि ख़त्म कर दिया। बहुत सारे क्लर्जी मैन थे, वो क्या करते थे चर्च में जब भी वो सरमन्स या अपने कोई भी उन्होंने सेइंग बोलनी होती थी तो दे वर यूजिंग द पॉलिश लैंग्वेज। तो दे यूज़ द लैंग्वेज एज ए वेपन ऑफ नेशनल रेसिस्टेंस, कि नेशनल रेसिस्टेंस का एक वेपन के रूप में उन्होंने यूज़ किया लैंग्वेज को। पॉलिश वॉज यूज इन चर्च गैदरिंग्स। एज ए रिजल्ट लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट वर सेंट टू जेल और साइबेरिया। ठीक है, बहुत सारे जो प्रीस्ट जो पॉलिश लैंग्वेज को यूज़ कर रहे थे चर्च में, तो उन्हें साइबेरिया और कई लोगों को तो जेल भी भेज दिया, कहीं को एग्जाइल भेज दिया गया, कहीं को जेल भेज दिया गया। पॉलिश लैंग्वेज वॉज सीन एज ए सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशिया। और पॉलिश लैंग्वेज को क्या देखा गया, एक सिंबल के रूप में कि ये हेल्प कर सकता है रशिया की के खिलाफ स्ट्रगल में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस टॉपिक में पढ़ा कि म्यूज़िक और लैंग्वेज ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। आप लोगों को अगर इंस्पायर करना चाहते हो तो देशभक्ति भरने के लिए, जैसे इंडिया का जब नेशनल स्ट्रगल हुआ था तो इंडिया के जो ऑथर्स हैं, पोइट्स हैं, उन्होंने पुरानी इंडिया का जो एंशियंट हिस्ट्री थी, जो ब्रेव किंग्स थे, राजा थे, जैसे हमारे पास महाराजा शिवाजी हैं, है ना, तो या बाकी जो हमारे पास रेवोल्यूशनरीज हुए हैं, तो उनके बारे में स्टोरीज़ लिखना स्टार्ट किया, लोगों को फिर से अवेयर कराना स्टार्ट किया ताकि लोग नेशनल फीलिंग उनके अंदर आ सके। नेक्स्ट हमारे पास हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट टॉपिक है हमारे पास एनसीईआरटी का।
1830 में क्या हुआ? अब देखिए, दिस टॉपिक इज अगेन रिलेटेड विद फ्रांस। अभी तक हमने फ्रांस में क्या पढ़ा कि फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आ चुकी थी। अब इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की को हटा दिया गया और कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की के बाद यहाँ पर क्या आया? रिपब्लिक आया। सो 1830 ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप। ये 1830 का ईयर ऐसा ईयर था जो कि इकोनॉमिक हार्डशिप का ईयर था फ्रांस के लिए। पॉपुलेशन इंक्रीज हो चुकी थी यूरोप में फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, एंड स्मॉल फार्मर्स जो है उन्हें काफ़ी कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा था। लोग जो कि रूरल एरियाज थे वो शहरों की तरफ जा रहे थे जो कि उन्हें जॉब मिल सके, ठीक है। तो इसलिए जो सिटी एरियाज थे दे वर ओवर क्राउडेड विद द स्लम्स। एरिस्टोक्रेटिक क्लास तो थी स्टिल एंजॉइंग पावर, मतलब जो इसमें सबसे ज़्यादा सफ़र कौन कर रहा था? सिर्फ गरीब लोग, ठीक है, और मिडिल क्लास के लोग। बाकी जो अपर क्लास के लोग थे वो इंजॉय कर रहे थे अपनी लाइफ। सो दैट्स वाई यहाँ पे हमारे पास क्या है? फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक इन 1848। फ्रांस जो है रिपब्लिक बना 1848 में। हाउ इट बिकम रिपब्लिक? ड्यू टू द हार्डशिप ऑफ द पीपल फोर्स द लुइस फिलिप टू फ्ली। लोगों की जो ज़रूरतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, लोग परेशान हो चुके थे कि राजा उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। सो दैट्स वाई उन्होंने क्या डिसाइड किया कि लुइस फिलिप को उन्होंने भागने के लिए मजबूर कर दिया। सो फ्रांस हमारे पास रिपब्लिक बना और जितने भी एडल्ट थे 21 ईयर्स के उन सबको राइट टू वोट मिला एंड वर्क मिला। सो 1848 से टिल नाउ फ्रांस इज़ अ रिपब्लिक, ठीक है, फ्रांस एक रिपब्लिक है। 1848 रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट जर्मनी। हम जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे। जर्मनी विच वाज डिवाइडेड इनटू 39 parts as we have studied in the French Revolution also, but when the civil code was there, तो जब वियना कांग्रेस हुई थी तो वियना कांग्रेस में 39 स्टेट्स जर्मनी को एज इट इज़ ही रहने दिया गया था, उन्हें बिल्कुल टच नहीं किया गया था। सो 1848 में क्या हुआ? रेवोल्यूशन हुआ लिबरल्स का। डिमांड ऑफ नेशन स्टेट बिकेम कॉमन इन यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। अब नेशन स्टेट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, नेशन स्टेट मतलब डेमोक्रेटिक स्टेट की अब जो डिमांड है वो कॉमन हो चुकी थी यूरोप में। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की जा रही थी, फ्रीडम ऑफ प्रेस की एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की डिमांड की जा रही थी। सो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की अगर हम बात करें, यहाँ पे हम जर्मनी की बात करते हैं। जर्मनी क्योंकि 39 स्टेट्स में बटा हुआ था, अब वो स्टेट्स भी लिबरल नेशनलिज्म की वजह से क्या चाहती थी? यूनाइट होना, इसलिए वहाँ पे मे रेवोल्यूशन हुआ। तो इंस्पायर्ड फ्रॉम द लिबरल नेशनलिज्म ऑन 18 मई 1848 831 जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे दे मार्च टुवर्ड्स सेंट पॉल चर्च टू अटेंड फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, ठीक है। वो सेंट पॉल चर्च की तरफ गए ताकि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। दे ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द जर्मन नेशन, ठीक है, वो जर्मन जो नेशन है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना चाहते थे। दे वांटेड कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, वो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की चाहते थे। सो दे ऑफर्ड द क्राउन टू प्रशियन किंग फ्रेडरिक विलियम IV, इसीलिए उन्होंने उस टाइम के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क थे, ठीक है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क बनाना चाहते थे वो फ्रेडरिक विलियम IV को, जो प्रशिया के किंग थे, क्योंकि उस टाइम के ऊपर जर्मन की जितनी स्टेट थी उसमें प्रशिया ही एक सबसे स्ट्रॉन्ग नेशन था। सो दैट्स वाई जो लोग थे लिबरल नेशनलिस्ट थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम प्रशिया को क्या जो राजा उसे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क बना देते हैं। अब किंग ने इसको रिजेक्ट कर दिया। वाई ही रिजेक्टेड? बिकॉज ऑलरेडी ही हैड सीन द व्हाट वाज हैपन विद द लुई 16 एंड हिज वाइफ, ठीक है, तो इसलिए वो ये चांस नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने रिजेक्ट कर दिया। और बाकी जो मोनार्कीज थी उनके साथ मिल गया और अपने ही लोग मतलब इन लोगों के खिलाफ हो गया। अब क्या हुआ कि सप्रेशन हुई मे रेवोल्यूशन की। सप्रेशन में किसने हेल्प की? एक तो लार्ज लैंड ऑनर्स जो थे जिन्हें वहाँ पर जंकर्स कहा जाता था, उन्होंने हेल्प की, ठीक है। उन्होंने हेल्प क्यों की? क्योंकि वो भी नहीं चाहते थे कि जो यहाँ पर अगर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बन जाएगी तो मोनार्की रूल दूसरे देशों में भी खतरा हो जाएगा, ठीक है, उनके वहाँ पे मोनार्की रूल ख़त्म हो सकता है। सो अरिस्टोक्रेटिक ऑपोजिशन हुई, मिलिट्री बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड रेवोल्यूशन जो है वो सप्रेस कर दिया गया। पार्लियामेंट जिसमें मिडिल क्लास डोमिनेटेड थी इसकी सपोर्ट जो है चली गई और आर्मी ने पार्लियामेंट को जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी उसको डिसमिस कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या आर्मी आर्किटेक्ट बन सकती है किसी नेशन की? तो आंसर है हमारे पास हाँ, क्योंकि हमेशा ये होता है कि आर्मी की वजह से मिलिट्री कूप ही आता है, बट क्या आर्मी किसी देश को नेशन स्टेट भी बना सकती है?
सो येस इट वॉज देयर। प्रशिया में जो है प्रशिया एक ऐसी कंट्री, अभी जैसे हमने प्रशिया का बारे में मैंने अभी आपको लास्ट टॉपिक में बताया, तो प्रशिया ने काफ़ी एफर्ट्स पहले भी किए हुए थे, जैसे कस्टम यूनियन बनाई थी इसने जोले वारे 1834 में, ताकि यूरोप में जो 39 स्टेट्स हैं जर्मनी की, वहाँ पे इक्वलिटी लाई जा सके ट्रेड में। सो यहाँ पे द लीडरशिप टू यूनाइट जर्मनी वॉज टेकन बाय द प्रशिया चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे आर्मी के जो हेड के रूप में काम किया वो ऑटो वन बिस्मार्क ने काम किया। ही इज़ नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन नेशन, उसे जर्मन नेशन का आर्किटेक्ट कहा जाता है। मेजर इवेंट्स क्या हुए, अब प्रशिया यानी ऑटो वन बिस्मार्क के अंडर प्रशिया ने 7 ईयर वॉर जो है वो 3 नेशंस के साथ, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस के साथ फॉट की। एंड जनवरी 1871 में प्रशियन किंग विलियम वन बिकेम द एम्पर ऑफ द जर्मन नेशंस एट द वर्सेलेस। ठीक है, जो प्रशियन किंग थे 1871 में, किंग विलियम वन थे अब प्रशिया के किंग। ठीक है, जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुई थी तब हमारे किंग अलग थे, तो एम्पर उनको बनाया गया वर्सेलेस में। और स्ट्रॉन्ग जो है एम्फेसिस दिया गया मॉडर्नाइज करने के लिए करेंसी को, बैंकिंग को, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम को, जो कि गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। सो this was all for today's video. Check out the third part of this video also, because in the third part we will complete this chapter. And if you will have any doubts, then you can comment me in the comment box, so that I will clarify them. Thank you very much.